जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे आपसे पहला नंबर प्रश्न पूछे गए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए कि कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को याद करते हुए चलेंगे और बताएंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था। तो ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, एनी बेसेंट थी। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत जो है किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेटिक होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने रोलेट अधिनियम पारित किया कराया और साथ ही पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उनका नाम आपको बताना है, कौन हो जाएंगे। तो उनका आप जो है नाम बता देंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 6 नंबर कि सन 1872 में किस वायसराय के शासन में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। तो सन 1872 में किस वायसराय के शासन में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। तो ये संपन्न होते हैं आपके लॉर्ड मेयो के शासन काल में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे क्या कि सन 1872 में किस वायसराय के शासन काल में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। तो सन 1872 में किस वायसराय के शासन काल में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई। तो ये संपन्न होते हैं लॉर्ड मेयो के शासन काल में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे भारत में कौन से गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है। तो भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके किसे, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखेंगे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो यहां पे हो जाएंगे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहां पे आपका जो है बी सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखेंगे कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली जो है बनी थी। तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग के होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे कि किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद के साथ ताज जो है ना पहनाया गया था। तो किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद के साथ ताज पहनाए गए। तो ये पहनाए गए लॉर्ड लिंटन के साथ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है
कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है की थी। तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, तो ये किए हुए थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी है, तो गोदावरी जो है ये ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित नदी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद में किस जैन तीर्थकरों का नाम जो है पाया गया है। तो ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकरों का नाम पाए गए, तो इसमें पाए गए हैं आपके किसका, तो अरिष्टनेमी और ऋषभ का। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। साथियों क्लास में आगे बढ़ेंगे उनसे पहले मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए मैं आपको बेस्ट बुक थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि साथियों आप यहां पे देख सकते हैं, यह बुक आपके चक्षु कम्युनिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई बुक है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए जो है बेस्ट है। तो यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साथियों ये बेस्ट बुक होगा, और ये आपके 2024 के लिए है। बहुत ही अच्छे बुक है, और इसमें आप देखेंगे साथियों कि इसमें पूरे बुक के बारे में तो आपको पहले मिलेंगे ही कि इस बुक में खासियत क्या है। साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है आगे यहाँ पे सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे खंड 1 देखेंगे, पार्ट 1 है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास से जितने भी टॉपिक आपके बनेंगे ना, उन सभी टॉपिक को यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको इसमें दिए गए हैं, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इतना अगर आप कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो इतना करने के बाद आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किए गए इस बुक में कि उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है एमसीक्यू भी दिए गए हैं, जिससे कि आप जो है यहाँ पे एमसीक्यू का आप जो है ना टेस्ट लगाएंगे और आप जान पाएंगे कि हाँ आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ और आपकी तैयारी कैसी है। तो ये सब आप देख सकते हैं इस बुक में कितना खासियत है। ये बुक पूरे एक्सप्लेन के साथ है, साथ ही साथ इसमें जो है यहाँ पे देखेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे देखिए साथियों यहाँ पे आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे कि आप पढ़ेंगे और अपना आप टेस्ट लगाएंगे और प्रैक्टिस जो है ना कर पाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे पूरे दिए गए हैं आपको ऑब्जेक्टिव भी, जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। और इतना करने के बाद आप करिएगा तो आपको लास्ट में उत्तर माला मिलेंगे, जिससे कि आप अपना आंसर मिलाएंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो ये साथियों आपके लिए बुक जो है ना बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिए गए आपसे 60 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आपसे पूछे गए हैं देखिएगा। क्वेश्चन है कि किस वेद को भजनों की पुस्तक के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो किस वेद को भजनों की पुस्तक के रूप में जानते हैं, तो सामवेद को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन आपसे है निम्नलिखित जैन तीर्थकरों में से किसका उल्लेख आयुर्वेद में नहीं किया गया है। तो निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थकरों का उल्लेख आयुर्वेद में नहीं किया गया, तो याद रखेंगे यहाँ पे मल्लीनाथ का नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे कि निम्नलिखित में से मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से मुंडक उपनिषद जो है ये किस वेद से संबंधित है, तो अर्थर्ववेद से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किए हुए थे आपके दारा शिकोह। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दारा शिकोह। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फारसी में राजतंत्र गिनी के अनुवाद से जुड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन फारसी में राजतंत्र गिनी के अनुवाद से जुड़े हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, जैन उल अबिदीन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रुकैया सुल्तान बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो रुकैया सुल्तान बेगम जो है ये अकबर की पत्नी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अकबर के पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत जो है की जाती है किसके द्वारा, तो ये किए जाते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
ऑप्शन ए सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये हो जाएंगे आपके नसीरुद्दीन के। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मोरक्को यात्री ने दिल्ली में काजी के रूप में काम किया था। तो किस मोरक्को यात्री ने दिल्ली में काजी के रूप में कार्य किया? तो याद रखेंगे यहाँ पे इब्न बतूता है। ऑप्शन डी कीजिएगा, इब्न बतूता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 25 कि किस मध्यकालीन राजा ने बड़े पैमानों पर प्रतीक मुद्रा का प्रयोग जो है किया था? तो किस मध्यकालीन राजा ने बड़े पैमानों पर प्रतीक मुद्रा का प्रयोग किया? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो है क्या है? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फारसी होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि दीवान ए बदगाह दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था जो डैश से संबंधित था। तो दीवान ए बदगाह दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था जो डैश से संबंधित था। तो ये संबंधित हो जाएंगे गुलाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गुलाम से। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि किस दिल्ली सल्तनत शासक ने दिल्ली में एक अस्पताल स्थापित किया जिसे दारुल शिफा के नाम से जो है जाना जाता था? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि तारिख ए फिरोज शाही किताब किसने जो है ना लिखी थी? तो तारिख ए फिरोज शाही किताब किसने लिखी है? तो ये जियाउद्दीन बरूनी लिखे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जियाउद्दीन बरूनी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन काल में बिस्वा किससे संदर्भित है? तो मध्ययुगीन काल में बिस्वा किससे संदर्भित है? तो ये हो जाएंगे आपके किससे? तो भूमि की मापन इकाई को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि लोधी वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक थे आपके कौन? तो बहलोल लोधी। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, बहलोल लोधी होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता था? तो पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता था? तो बाबर जीते हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाबर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खान जो है ये सैयद वंश की स्थापना करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा निम्नलिखित में से जो है ये किससे संबंधित था? तो सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित है पत्राचार विभाग से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पत्राचार विभाग से। अगला नंबर प्रश्न देखिए 35 है, दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? तो दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? तो ये स्थापना किए थे आपके सिकंदर लोधी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।